जय हिंद। एक एसडीएम एक महीने से अपना फोन बंद करके बैठा हुआ था ताकि उसकी लोकेशन कोई ट्रेस ना कर पाए, ना किसी से बातचीत और ना ही दफ्तर में आना जाना। अब ये एसडीएम साहब शाम को घर के बाहर, अपने रिश्तेदार के घर के बाहर सैर कर रहे थे, मुंह भी बचाते बचाते फिर रहे थे। तभी अचानक से वहां पर पुलिस की मूवमेंट तेज हो जाती है। पुलिस पहुंचती है और एसडीएम साहब को सीधा गिरफ्तार कर लेती है। अब जो भी व्यक्ति देख रहा था उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि एसडीएम साहब को पुलिस वालों ने सैल्यूट मारने के बजाय गिरफ्तार कर क्यों लिया है। एसडीएम की गिरफ्तारी की खबर जिस जिसके पास पहुंची उसके रोंगटे खड़े हो गए। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। यह पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा झारखंड के हजारीबाग में, जहां पर एसडीएम अशोक कुमार पोस्टेड हैं और अपनी पत्नी के साथ घर में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आरोप के मुताबिक एसडीएम अशोक कुमार की पत्नी को उन पर किसी महिला के साथ अवैध संबंध होने का शक था। उसने जब यह शक अपने पति के सामने जाहिर किया तो पति ने इसको कन्फ्रंट किया, यानी एसडीएम साहब ने कहा कि मेरा तो ऐसा कोई चक्कर नहीं चल रहा है। इसके बाद भी पत्नी ने शक करना नहीं छोड़ा और दोनों के बीच में संबंध खराब होते चले गए। अब संबंध धीरे धीरे खराब आरोप के मुताबिक ऐसे हो रहे थे कि घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होने लग गया था। लड़ाई झगड़े के कारण एक दिन पत्नी ने तैश में आकर पुलिस में जाकर अपने एसडीएम पति के खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर करवा दी। रिपोर्ट इन फैक्ट्स के मुताबिक ये जो एफआईआर दर्ज करवाई गई वो प्रताड़ित करने के आरोप में करवाई गई। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद भी दोनों एक घर में एक साथ रह रहे थे। अब फिर आता है 26 दिसंबर 2024 का दिन। सुबह के तकरीबन 7 बजे थे। अचानक से घर में हो हल्ला मच जाता है क्योंकि एसडीएम की पत्नी अनीता का पूरा शरीर जल रहा था और वो चिल्ला रही थी। अब ये सब कुछ जो भी घर में देख रहा था उसके पैरों तले जमीन निकल रही थी। बहरहाल आनन फानन में एसडीएम अशोक कुमार की पत्नी को कथित तौर पर हजारीबाग के आरोग्यम अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। अब वहां पर जो रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक बताया गया कि उनकी पत्नी अनीता जिस समय अस्पताल में आए 65% जल चुकी थी, मतलब पूरे शरीर का 65% हिस्सा जल चुका था। फिर भी पत्नी उस समय तक बात भी कर रही थी, सब कुछ ठीक ठाक भी था। अब इसके बाद अस्पताल वालों ने कथित तौर पर मना कर दिया कि इनकी हालत ज्यादा गंभीर है, इसलिए आप इनको किसी दूसरे अस्पताल में ले जाएं। अब यहां से सीधा उनको बोकारो में रेफर किया जाता है। बोकारो वन हॉस्पिटल, जिन लोगों को आग लग जाती है या शरीर में काफी हिस्सा जल जाता है उनको यहां पर रेफर किया जाता है। तो एसडीएम साहब की पत्नी को भी यहां पर रेफर किया जाता है और फौरन एसडीएम अपनी पत्नी को लेकर बोकारो चल पड़ते हैं। अब 3 से 4 घंटे का समय आरोप के मुताबिक बीत चुका है पर एसडीएम ने अभी तक अपनी पत्नी के परिवार को सूचित नहीं किया है। फिर अचानक से एसडीएम की पत्नी के भाई यानी एसडीएम के साले राजू कुमार गुप्ता के फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से एसडीएम के भाई बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि अनीता ठीक नहीं है, उसके शरीर का काफी हिस्सा जल चुका है। अब ये कहकर वो फोन काट देते हैं। अब जो अनीता का भाई यानी एसडीएम की पत्नी का भाई है वो टेंशन में आ जाता है। पूरे परिवार को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनीता के साथ हुआ तो क्या हुआ। अब ये भी सभी भागकर हजारीबाग के अस्पताल में पहुंचते हैं पर तब तक पता चलता है कि एसडीएम की पत्नी को बोकारो में रेफर कर दिया गया है। अब वहां पर पूरा परिवार पहुंच जाता है, मगर इतनी देर में बोकारो के वन हॉस्पिटल से उन्हें रांची रेफर कर दिया जाता है। अब रांची में भी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल था, वहां पर रेफर किया गया क्योंकि रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक बताया यह गया कि उनकी पत्नी की स्थिति गंभीर से और ज्यादा गंभीर हो रही थी, इसलिए बोकारो से उन्हें रांची रेफर
कर दिया गया। अब यह घटना है 26 तारीख की सुबह की, और 27 तारीख को खबर मिलती है कि एसडीएम अशोक कुमार की पत्नी अनीता दम तोड़ चुकी है, यानी 24 घंटे में पत्नी ने दम तोड़ दिया था। पर यहां पर अब एसडीएम साहब पर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए थे। सबसे पहला सवाल तो एसडीएम की पत्नी के भाई ने, यानी एसडीएम के साले ने ही उठा दिया। उनका कहना था कि मैं हजारीबाग में ही शिवपुरी में रहता हूं, ज्यादा दूर नहीं है वो इलाका, मुझे फोन क्यों नहीं किया गया, मेरे से मदद क्यों नहीं मांगी गई, और मैं तो भाई था, मेरा पूरा परिवार वहां पर आता, किसी ना किसी तरह से जो भी चीजें थी उसे सेटल करने की कोशिश की जाती, पर मुझे 3-4 घंटे बाद इन्फॉर्म किया गया। अब एसडीएम साहब के साले दूसरा सवाल खड़ा करते हैं कि ठीक है, मुझे या मेरे परिवार को इन्फॉर्म नहीं किया गया, कोई बात नहीं, पर पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया? पास के थाने को तो बताया जाना चाहिए था कि ये बर्न का केस है, 65% शरीर जल चुका है, और उस समय अनीता बातचीत भी कर रही थी, तो इसलिए अपनी पुलिस स्टेटमेंट दर्ज भी करवा सकती थी, पर ऐसा क्यों नहीं किया गया? तीसरा सवाल उनकी ओर से खड़ा किया गया कि जब अस्पताल में एसडीएम साहब की पत्नी को भर्ती करवाया गया, तो अस्पताल प्रशासन ने क्यों नहीं पुलिस को इन्फॉर्म करने की सोची? क्योंकि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या इस तरह की इंजरी होती है तो अस्पताल सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करता है, फिर इलाज साथ के साथ शुरू कर देता है, पर ऐसा इस केस में क्यों नहीं किया गया? और चौथा सवाल जो उन्होंने खड़ा किया वो और भी गंभीर है। उनका कहना है कि हजारीबाग में यह घटना होती है एसडीएम साहब के घर पर, वहां से 76 किलोमीटर दूर बोकारो के एक हॉस्पिटल में उन्हें रेफर करवा लिया जाता है, यानी हजारीबाग के हॉस्पिटल से बोकारो में उन्हें अस्पताल में ले जाया जाता है। अब ये जो 76 किलोमीटर का रास्ता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में पूरा हो जाएगा, 2 घंटे हजारीबाग से बोकारो जाने में लग जाते हैं। इसके बाद बोकारो के अस्पताल से भी उन्हें सीरियस कंडीशन का हवाला देते हुए रांची में रेफर करवा दिया गया। अब रांची और बोकारो की जो दूरी है वो 101 किलोमीटर की है, और तकरीबन 3 घंटे रांची जाने में लगते हैं बोकारो से। अब जो एसडीएम की पत्नी के भाई हैं, उनका सिर्फ यही आरोप है कि इतना लंबा रास्ता तय करना क्या सही था? जब उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी, क्या उन्हें हजारीबाग में ही किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाकर उनका इलाज कंटिन्यू नहीं करवाया जा सकता था? अब इस तरह के सवाल, गंभीर सवाल एसडीएम की पत्नी के भाई यानी एसडीएम अशोक कुमार के साले खड़े कर रहे थे। बहरहाल एसडीएम के साले राजू कुमार गुप्ता उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं, और सबसे पहला नाम दर्ज करवाया जाता है एफआईआर में एसडीएम अशोक कुमार का, फिर दूसरा नाम होता है उनके पिता दुर्योधन का, तीसरा नाम उनके छोटे भाई शिवनंदन का, और चौथा नाम छोटे भाई की पत्नी रिंकू देवी का दर्ज करवाया जाता है। अब ये जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, पुलिस ने स्टार्टिंग में जो एफआईआर दर्ज की उसमें शक्की तौर पर हत्या का मामला दर्ज किया, पर बाद में इस केस को हत्या के मामले में रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कन्वर्ट कर दिया गया। अब जब एसडीएम साहब को पता चलता है कि इस मामले में हत्या का केस रजिस्टर हो गया है और मेरे खिलाफ ही चार्ज है, तो एसडीएम साहब कथित तौर पर अपने मोबाइल को बंद कर लेते हैं और इसके साथ ही दफ्तर आना जाना भी छोड़ देते हैं। अब ये मोबाइल 1-2 दिन के लिए बंद नहीं रहा, 1 महीने तक एसडीएम साहब का मोबाइल बंद रहा, यानी वो फोन की कनेक्टिविटी से बिल्कुल दूर रहे। इसके साथ ही एसडीएम साहब बार बार होटल बदल रहे थे। अब इसके बाद फाइनली होता क्या है, पुलिस को कहीं से इनपुट मिलती है कि एसडीएम अशोक कुमार अपने एक रिश्तेदार के यहां रह रहे हैं जगन्नाथपुर इलाके में। अब पुलिस फौरन जैसे ही जानकारी मिलती है जगन्नाथपुर में पहुंचती है। वहां पर देखती क्या है, एसडीएम साहब अपने रिश्तेदार के घर से बाहर निकलकर शाम को सैर कर रहे हैं, लोगों से थोड़ा थोड़ा मुंह छिपाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पुलिस जैसे ही एसडीएम साहब को घूमते हुए देखती है वो जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अब एसडीएम जैसे ही पुलिस को देखते हैं वो भी हैरान परेशान रह जाते हैं, पर एसडीएम साहब अब गिरफ्तार हो चुके थे। गिरफ्तारी के बाद एसडीएम साहब ने भी अपना पक्ष दिया। उन्होंने बताया कि ये पूरा मामला ऐसे नहीं है जैसे इसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। असल में 26 दिसंबर साल 2024 को हुआ ये था कि मेरे घर में व्हाइट वॉश चल रही थी, यानी पेंट का काम चल रहा था, और मेरी पत्नी घर से सुबह सुबह
सैर करने के लिए जाने के लिए कह रही थी। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि घर में सामान बिखरा हुआ है, इसलिए तुम घर पर ही रहो। अब ये बात का मेरी पत्नी को कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इतना बुरा लगा कि उसने दूसरे कमरे में जाकर अपने आप को आग लगा ली। बहरहाल इस पूरे मामले में माननीय अदालत ही फैसला करेगी क्या सच है और क्या झूठ है। पर इस पूरे मामले से इतना तो समझा ही जा सकता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का मामला बनता है, हत्या का मामला बनता है, या फिर पुलिस किसी भी मामले में एफआईआर रजिस्टर करती है, तो उसकी नौकरी पर तो कई तरह के सवाल उठ ही जाते हैं। अब एसडीएम साहब की गिरफ्तारी हुई तो मान लीजिए अगर कोई भी सरकारी नौकर है, चाहे वो एसडीएम है, आईएएस है, आईपीएस है, अगर वो 48 घंटे जेल में रहता है तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड माना जाता है। और यदि कोर्ट उसे दोषी करार दे देती है तो उसकी नौकरी भी ऑटोमेटिकली साथ के साथ चली जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस केस में भी एसडीएम की नौकरी को लेकर भी कितनी चुनौतियां उनके सामने खड़ी हो गई हैं। जय हिंद।